नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे 8 नवंबर के मौसम की। और इस समय आप जानते हैं कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों में समुद्र की हलचल बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है और इसका जो प्रभाव है वो दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत पर दिखाई भी दे रहा है। दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत पर तमिलनाडु और इससे सटे आंध्र प्रदेश के जो तटवर्ती रीजन्स हैं, इन भागों में कई जगहों पर पिछले 24 से 36 घंटों के दौरान मूसलाधार वर्षा रिकॉर्ड की गई और इस समय भी आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा रीजन मेघाच्छादित है, यानी घने बादलों से ढका हुआ है। चेन्नई से लेकर कन्याकुमारी तक और मदुरई, वेल्लोर, सेलम तमाम शहरों पर घने बादल छाए हुए हैं और भीषण लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म के साथ कई शहरों में वर्षा की गतिविधियां हो भी रही हैं। दक्षिणी तटवर्ती आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी काफ़ी बारिश हुई है और बारिश की गतिविधियां दर्ज की गई हैं। आंध्र प्रदेश के जो दक्षिणी तटवर्ती रीजन है, इन भागों में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा हुई है। नेल्लोर में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। तमिलनाडु के चेन्नई शहर में नुंगमबक्कम में 215 तो मीनमबक्कम में 114 मिलीमीटर की वर्षा रिकॉर्ड की गई कल सुबह 8:30 से 8 सुबह 8:30 बजे के बीच में, यानी 6 और 7 नवंबर के बीच की ये बारिश है। और अरब सागर पर बना डिप्रेशन आगे बढ़ रहा है पश्चिमी तथा उत्तर पश्चिमी दिशा में और इस समय मुंबई तथा गोवा के पणजिम से इसकी जो दूरी है लगभग 700-800 किलोमीटर के आसपास है। और चूंकि ये भारत के जो तटवर्ती रीजन हैं इन भागों से आगे जा रहा है और अगले 24 घंटों में इसके और इंटेंसिफाई होने की संभावना भी है। लेकिन अगर मॉडल्स की माने तो ये बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई होकर साइक्लोनिक स्टॉर्म नहीं बनेगा। लेकिन आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि जिस तरह की कंडीशंस हैं उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये बहुत जल्दी वीकेंड हो जाएगा, यानी कमज़ोर हो जाएगा। ऐसे संकेत नहीं है, बल्कि ये इंटेंसिफाई होकर साइक्लोनिक स्टॉर्म भी बन सकता है। लेकिन फैक्टर थोड़ा सा चेंज हो रहे हैं। उसके लिए भी मैंने आपको कल के बुलेटिन में बताया था कि जब बंगाल की खाड़ी पर बना सर्कुलेशन लो प्रेशर बनने के बाद और उसके बाद कम इंटेंसिफाई होकर यानी प्रभावी होकर जब पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ेगा और भारत के तटीय भागों के करीब पहुंचेगा, तब ये अरब सागर की एनर्जी अपने आप में मिलाने लगेगा। इसकी वजह से सिस्टम को थोड़ा सा कमज़ोर होने का इसके कमज़ोर होने की जो संभावनाएं हैं वो प्रबल हो जाएंगी। तो इस वजह से ये कमज़ोर हो सकता है। फिलहाल इसका इम्पैक्ट भारत के तटवर्ती रीजन्स और गुजरात के कुछ इलाकों में, महाराष्ट्र के तटवर्ती क्षेत्रों में और साथ ही साथ आप देख सकते हैं इसका टेल जो है उत्तर प्रदेश तक दिखाई दे रही है। ये बादल उत्तर प्रदेश तक बने हैं और उत्तरी मध्य प्रदेश में भी बने हैं और गुजरात पर भी बने हैं। लेकिन ये बादल बहुत ज़्यादा इंटेंस नहीं है और बहुत ज़्यादा इनसे संभावना भी बारिश की नहीं है। ये मौसमी सिस्टमों की स्थितियाँ हो गई। उत्तर भारत में कोई WD सक्रिय नहीं है और अभी फिलहाल वेदर फ्री जोन है उत्तर भारत का पर्वतीय और मैदानी इलाका। हालांकि गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर लद्दाख तक कुछ हिस्सों पर बादल दिखाई दे रहे हैं और उत्तराखंड तथा हिमाचल प्रदेश पर भी बादल हैं। इधर पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत की तरफ अगर देखें तो यहाँ पर नो वेदर एक्टिविटी है और कोई क्लाउडिंग, कोई सिस्टम यहाँ पर नहीं है। इन स्थितियों के बीच में, इन मौसमी सिस्टमों के प्रभाव के बीच में किस तरह का मौसम अगले 24 घंटों के दौरान यानी 8 नवंबर को संपूर्ण भारत में हमें दिखाई देगा, आइए जानते हैं। दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, इन सभी क्षेत्रों में कई शहर ऐसे होंगे जहां पर भारी वर्षा हो सकती है। पश्चिमी घाट से चूंकि सिस्टम काफ़ी दूर निकल गया है, इस वजह से इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा भारत के तटवर्ती रीजन्स पर डायरेक्ट नहीं पड़ेगा और बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इम्पैक्ट तो पड़ेगा लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा। दूसरी ओर जो हवाओं की रिदम बनी हुई है ईस्टर्न कोस्ट पर, यानी कि नॉर्थ ईस्ट मानसून करंट जो है वो बहुत ज़्यादा मानसून सर्ज यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिव है। इस वजह से दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में दक्षिणी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के अधिकांश इलाकों में, साथ ही साथ पुदुचेरी में, इन सभी क्षेत्रों में अधिकांश जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा अगले 24 घंटों के दौरान दिखाई दे सकती है। और 24 घंटों के बाद भी ये सिलसिला यहाँ ख़त्म नहीं होगा, बल्कि और धीरे धीरे बारिश बढ़ती हुई नज़र आएगी, क्योंकि जो सिस्टम लो प्रेशर बनने वाला है, साइक्लोनिक सर्कुलेशन दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी पर, वो जब आगे बढ़ेगा तब यहाँ पर मानसून सर्ज, नॉर्थ ईस्ट मानसून की जो सर्ज है वो और एक्टिव हो जाएगी। और यही वजह है कि दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी से लेकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटवर्ती रीजन तक, ये जो बंगाल की खाड़ी का रीजन है और अंडमान सागर का क्षेत्र है, इन सभी भागों में समुद्र की हलचल बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। ऐसे में यहाँ पर मछुआरों को सलाह भी जारी कर दी गई है कि मछुआरे इन क्षेत्रों में न जाएं और कम से कम 10 और 11 नवंबर तक ऐसी स्थितियाँ बनी रह सकती हैं। तो अगले 4-5 दिनों तक अस्थिर कंडीशन होगी समुद्र में। यहाँ पर मछुआरे न जाएं वेंचरिंग के लिए। साथ ही साथ समुद्र से जुड़ी जो भी गतिविधियाँ हैं अन्य जहाज़ों के द्वारा की जाने वाली, उनमें भी जहाज़ों को बहुत ज़्यादा सतर्क रहना होगा। क्योंकि
ऐसी स्थितियां कई बार बहुत विपरीत परिस्थितियां पैदा कर देती हैं। और आपने मुंबई की तरफ देखा था, मुंबई के तटों की तरफ देखा था, जब साइक्लोन आया था, ताउते आया था, जब ताउते का प्रभाव था, तो उस दौरान जहाज़ के साथ दुर्घटना हुई थी और कई लोग मारे गए थे। तो इस तरह की घटनाएं यहाँ पर हो सकती हैं, इसलिए इससे अवॉइड करने की ज़रूरत इस समय रहेगी। केरल और कर्नाटक के भागों की बात करें तो केरल में और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के हिस्सों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम, कहीं कहीं पर तेज़ वर्षा की संभावना है। लक्षद्वीप में बारिश ऑन एंड ऑफ जारी रहेगी, मिनिकॉय में ज़्यादा संभावना रहेगी, और अमिनी दीवी या जो उत्तरी इलाके हैं इन भागों में, इन आइलैंड्स पर ज़्यादा वर्षा होने के संकेत नहीं है। तटवर्ती कर्नाटक और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में भी ज़्यादा बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन बादल यहाँ पर बने रहेंगे। और आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटवर्ती रीजन्स पर भी बादल रहेंगे और लाइट रेन होने की संभावना रहेगी आइसोलेटेड प्लेसेस पर। और तेलंगाना में कुछ स्थानों पर मध्यम ऊंचाई वाले बादल आ सकते हैं, और ये बादल यहाँ पर बारिश देंगे, ऐसे संकेत फिलहाल बिल्कुल भी नहीं नज़र आ रहे हैं, क्योंकि मध्यम ऊंचाई और हाई क्लाउड्स से बारिश की संभावनाएं बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं। मध्य भारत के क्षेत्रों में गतिविधियां हो रही थी, पहले दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी ओडिशा और उसके बाद महाराष्ट्र के दक्षिणी और कोंकण गोवा रीजन में, इन भागों में गतिविधियां हो रही थी। अब ये एरिया भी वेदर फ्री जोन होगा, क्योंकि जो सिस्टम है, डिप्रेशन है अरब सागर पर, वो आगे निकल रहा है, और इसी वजह से इन भागों में ज़्यादा संभावनाएं बारिश की या मौसमी हलचल की नहीं रहेगी। लेकिन महाराष्ट्र के तटवर्ती रीजन्स में और गुजरात के कुछ इलाकों में कल भी बादल दिखाई दे सकते हैं, और आइसोलेटेड प्लेसेस पर इन बादलों से बूंदाबांदी या हल्की वर्षा हो सकती है। लेकिन मेजरली अगर हम देखें तो गुजरात के कच्छ से लेकर सौराष्ट्र और पूर्वी रीजन, मध्य प्रदेश में पश्चिमी और पूर्वी हिस्से, छत्तीसगढ़ का समूचा क्षेत्र, ओडिशा और महाराष्ट्र का विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा का अधिकांश इलाका, गोवा, इन सभी क्षेत्रों में ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड रहेगा। इधर हम पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के अधिकांश इलाकों में और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क बना रहेगा। यहाँ पर किसी तरह के मौसमी परिवर्तन की संभावना फिलहाल नहीं है। परिवर्तन सिर्फ इतना होगा कि इन भागों में हवाएं जो चलेंगी वो पश्चिमी दिशा से आ रही हैं, और इन पश्चिमी दिशा से आने वाली हवाओं के चलते अनुमान यह है कि तापमान में थोड़ी गिरावट हो सकती है। न्यूनतम तापमान बिहार और गंगेय पश्चिम बंगाल के कई शहरों में गिरेगा, और इस गिरावट के कारण बिहार में पटना, दरभंगा, भागलपुर, खगड़िया और किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, गया, नवादा, इन सभी भागों के साथ साथ रांची, जमशेदपुर, डाल्टनगंज, देवघर, सभी जगहों पर जो सुबह का समय है उस दौरान थोड़ी सी धुंध और कोहरे का प्रभाव थोड़ा बढ़ सकता है। धीरे धीरे फॉग फॉर्मेशन इन भागों में शुरू हो सकता है। हालांकि अभी बहुत विजिबल फॉग नहीं होगा, यानी कि बहुत साफ साफ दिखाई देने वाला कोहरा नहीं होगा, बल्कि ये धुंध और कुहासे जैसा होगा। इसमें प्रदूषण का भी प्रभाव कुछ रहेगा, क्योंकि पश्चिमी हवाओं के साथ उत्तर भारत के मैदानी इलाकों से प्रदूषण कुछ इस तरफ आ सकता है, उसका असर रहेगा। गंगेय पश्चिम बंगाल और हिमालय पश्चिम बंगाल में भी ऐसी कंडीशन होगी, और वाराणसी से लेकर लखनऊ, कानपुर तक ऐसी कंडीशंस देखने को मिलेंगी। और यही स्थितियाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शहरों में बरेली, बदायूं, बुलंदशहर, शाहजहांपुर और बागपत, मेरठ और उत्तरी इलाकों में सहारनपुर, नजीबाबाद तथा मुजफ्फरनगर और आसपास के इलाके जो हैं, इन भागों में इस तरह की संभावना रहेगी। आगरा, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, एटा, इटावा, मैनपुरी समेत दक्षिण पश्चिमी हिस्सों में इस तरह की स्थितियां रहेंगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में सभी जगहों पर उत्तर पश्चिमी दिशा से आने वाली शुष्क हवाओं के कारण आज आपने देखा कि आसमान थोड़ा सा ज़्यादा दिखाई देने लगा, और आसमान साफ होने इसके पीछे वजह ये रही कि जो ड्राई विंड्स थी इन्होंने पोल्यूशन को काफ़ी कम किया है, पोल्यूशन लेवल कम हुआ है। हालांकि अभी भी ये हजार्डस कैटेगरी यानी घातक श्रेणी में बना हुआ है, यानी कि दिल्ली और एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई शहरों में अभी भी हवा की जो गुणवत्ता है वो सेहत के लिए बेहद खतरनाक है। और ऐसे में डायरेक्ट एक्सपोजर यानी सीधे आप बाहर निकलें और पार्क में खुली हवा को आप अपने अंदर लें, ऐसे में अगर सांस से संबंधित किसी भी तरह की समस्या आपको है तो ये समस्या और बढ़ सकती है। तो निश्चित रूप से ये कोविड बचाव के साथ साथ इस प्रदूषण से बचाव के लिए आप जब भी दिल्ली और एनसीआर समेत उत्तर भारत के शहरों में बाहर निकलें, चाहे आप अपने काम पर जाने के लिए या फिर पार्क में घूमने के लिए, मास्क का जो उपयोग है वो अवश्य करें, ताकि सांस कुछ हद तक फिल्टर्ड हवा के द्वारा आपके अंदर सांस आप लें और उससे आप प्रदूषण से थोड़ा बच सकें। पर्वतीय क्षेत्रों में अभी अगले कुछ दिनों तक ड्राई वेदर रहेगा, तापमान में गिरावट हो रही है। गुलमर्ग में
आज सुबह -3 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। धीरे धीरे और गिरावट होगी। श्रीनगर समेत शिमला और देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, मसूरी, इन सभी क्षेत्रों में तापमान में गिरावट होगी और पर्यटकों के अब पहाड़ों पर जाने का समय आने लगा है। हालांकि अभी बर्फबारी के और स्पेल के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। एक अच्छा स्पेल आया था जिसमें हिमाचल में और जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर बर्फबारी हुई थी सक्रिय WD के चलते। अभी थोड़ा सा बर्फबारी के लिए इंतज़ार करना होगा। आप बने रहेंगे मौसम तक चैनल के साथ, तो आपको निश्चित रूप से बर्फबारी होने से पहले ही पता चलेगा कि कब होने वाली है बर्फबारी। और मैं कोशिश करूंगा कि समय से पहले ही ये इन्फॉर्मेशन दूं और इसके बारे में अलग से वीडियो भी करूं, ताकि पर्यटन के लिए, पर्यटन के शौकीन जो लोग हैं वो जब पहाड़ों का रुख करने वाले हों और अपने परिवार के साथ बर्फबारी का आनंद उठाने की जो प्लानिंग है उसको लेकर जाना चाहते हैं, तो उसका फ़ायदा उठा सकें मौसम में बदलाव के चलते। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। धन्यवाद।